नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट हिमांशु खरेजी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी। स्टूडियो में। इंटरव्यू शुरू हो इसके पहले मैं बता दूं कि आपके बिजनेस के बारे में कि आप मिनरल माइनिंग, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, वर्मी कंपोस्ट, फूड बिजनेस, काफ़ी सारे बिजनेस रन कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के उपाध्यक्ष हैं। सेंट्रल वर्कर एजुकेशन बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मेंबर हैं। एयरपोर्ट यूज़र कमेटी जबलपुर के मेंबर हैं। हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी मेडिकल कॉलेज जबलपुर के भी मेंबर हैं और साथ ही अखिल भारतीय कायस्थ महासभा फाउंडेशन के प्रदेश महासचिव भी हैं। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसके बावजूद बिजनेसमैन बनने का ख्याल कैसे आया और जब आपने ये घर में बताया तो क्या रिएक्शन रहा फैमिली का? देखिए, मेरे ग्रैंडफादर सिविल सर्विसेज में थे और पेरेंट्स डॉक्टर। जी। तो स्वाभाविक तौर पे ये हर फैमिली के साथ जैसा होता है कि बहुत प्रेशर किया जाता है कि आप मेडिकल प्रोफेशन में जाओ या जी। इस तरह के सेगमेंट में आप जाओ। जी। कोशिश तो की जाने की, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, जी। ट्राई किया, बट माइंडसेट और ओरिएंटेशन उस तरफ था नहीं। जी। एमबीए किया, कॉमर्स लिया, तो फिर एक घर में तकरार हुई कि आप साइंस बैकग्राउंड के होना चाहिए था, आपने कॉमर्स क्यों लिया। फिर बिकॉज हम लोग थोड़ा सा अलग चलने वाले शुरू से रहे हैं, जी। तो तो कॉमर्स लेने के बाद एमबीए किया। एमबीए के बाद में फिर एक सवा साल करीब जॉब किया एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में। फिर लगा कि जॉब इज़ नॉट माय बॉल ऑफ गेम, तो हम लोग ने फिर एक वी स्टार्टेड ऑफ विद आवर ओन बिजनेस इन 1997। जी। और 97 में हम लोगों ने फिर एक नया अपना एंटरप्राइज स्टार्ट किया। और मैं स्ट्रांगली बिलीव एक चीज़ में करता हूँ कि मुझे किसी को भी, इनफैक्ट हर किसी को, कोई सीख के नहीं आता बिल्कुल। है ना। और आप जब भी कोई चीज़, नई चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, इसमें ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो आप उस चीज़ को स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उसको अपनाइए। ये जो बोला जाता है कि आप सीख, ये जो वही काम करना चाहिए जिसमें आपको आता हो, हर कोई सीख के नहीं आता। तो बिल्कुल। ये एक तरह से हम लोगों ने एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर के तौर पे इसको आगे बिल्कुल। बढ़ाया है। और जी। कहा भी जाता है ना कि जॉब करने वाले से जॉब देने वाले बनिए। जी जी, वेल सेड। जी। आपको क्या लगता है आर्थिक विकास में जबलपुर इतना पिछड़ा क्यों है? मैंने बहुत सेंसिटिव प्रश्न उठाया है। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग, पहले बड़े गर्व से कहते थे कि मध्य प्रदेश का सबसे अग्रणी शहर हम हैं इंदौर के बाद। जी। आज हो सकता है हम पाँचवें नंबर के शहर बन के रह गए हैं। कारण इसके बहुत सारे हैं, उनके डिटेल में जाने की शायद उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानना सबको ज़रूरी ये है कि हमने कभी भी अपनी चीज़ों की कदर नहीं की। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के, हमने अपने रॉ मटेरियल के, हमने अपने जो हमारे प्रकृति ने हमें दिया है, आज जी। हमने उसकी कभी वैल्यू नहीं की। आज आप बताइए कि किस शहर में आपको 6 से 7 विश्वविद्यालय काम करते दिखाई देंगे? जबलपुर है। मध्य प्रदेश में शिक्षा धानी बन सकती थी, एजुकेशन लेवल यहाँ बढ़ सकता जी। था, लेकिन अनेकों कारणों से यहाँ पे इतना एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हाई होने के बावजूद भी बहुत बड़ा हम एक एजुकेशन हब नहीं बन पाए। इसी तरह से इंडस्ट्री, इसी तरह से ट्रेड, तो सब तरह का अगर हम एक बात करें तो विकास में हर तबके का जो योगदान होता है, जबलपुर इससे अछूता रहा है। जी। चाहे इसमें हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को दोष दें, चाहे हम अपने खुद को दोष दें, चाहे अधिकारी वर्ग को दोष दें, जी। लेकिन जबलपुर उपेक्षित रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। और बिल्कुल। आज हम बात जब करते हैं पूरे मध्य प्रदेश की, तो किसी तरह से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अन्य शहरों की अपेक्षा हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। क्या वजह है कि युवा जबलपुर के बाहर जाकर काम कर रहा है? दो प्रमुख कारण हैं। यहाँ पे उनका बहुत अच्छी स्किलिंग नहीं होना, उनके एजुकेशन के लिए आप हर दूसरे घर का बच्चा आज बाहर पढ़ने जा रहा है। बिल्कुल। और जबलपुर एक बहुत कहने में संकोच होता है, दुख होता है कि एक रिटायर्ड लोगों का शहर बनता जा रहा है। बच्चे सब पलायन करके बाहर चले गए हैं, बिल्कुल। चाहे आईटी सेक्टर में हो, चाहे किसी जी। इंजीनियरिंग में हो, जी। चाहे मेडिकल जी। में हो, चाहे लॉ में हो।
और बच्चों के साथ में एक कारण और है, क्योंकि एजुकेशन लेवल नहीं है तो बाहर शिक्षा के लिए जाते हैं। सेकेंडली, इंडस्ट्री नहीं है तो जॉब कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। तो आज इंडस्ट्री का, बड़ी इंडस्ट्रीज़ का नहीं होना अपने जी, शहर में जी, एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव डिटरेंट फैक्टर बन चुका है, कि इस तरह के लोग जो बेचारे बाहर जाते हैं, आज उनके घर की सुरक्षा के लिए उनके माँ बाप रहते हैं, जी, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, साल में एक बार आते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी, वो किस तरह से अपने बच्चों को किस मुश्किल से, किस तरह से ये कुछ प्लान करके पढ़ाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज वो करियर के लिए बाहर है, जो माँ बाप के साथ में जिस समय उनको होना चाहिए तो नहीं रह पाते हैं। तो बिल्कुल। अफसोसजनक है ये बहुत। जी, अभी-अभी आपने जैसे कहा कि जबलपुर में बड़े उद्योग नहीं आते, इसकी क्या वजह है? शायद हम लोग ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के प्रायोरिटी लिस्ट में जबलपुर कभी फिगर नहीं कर रहा है। बहुत वर्षों से हम लोग ये बात कह रहे हैं, और मुझे अपने व्यापार के साथ साथ जब हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक्टिवली काम कर रहे थे, जी, तो करीब 26 वर्ष हो चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कार्य करते हुए, और न जाने हम लोगों ने कितने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स, प्रोग्राम्स और मूवमेंट्स शहर विकास के लिए किए हैं। जी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के फोकस में पश्चिमी मध्य प्रदेश ज़्यादा रहता है, पूर्व मध्य प्रदेश महाकौशल क्षेत्र उपेक्षित रहता है। कारण इसके बहुत सारे हैं। एक निवेशक की अगर दृष्टि से देखा जाए, तो कोई बड़ा उद्योग अगर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने आता है, तो वो सबसे पहले देखता है कि वो सबसे अच्छी जगह कहाँ है जिसमें उसको निवेश करना है। इसी तरह से जो अधिकारी हैं वो उनको गाइड करते हैं, या जबलपुर के केस में मिसगाइड करते हैं, कि इंडस्ट्री आपको इंदौर लगानी है, पीथमपुर लगाना है, देवास लगाना है, भोपाल लगाना है, जी, या ग्वालियर लगाना है। तो वो सच में है भी अच्छा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो हम जहाँ भी जाएंगे, कोई प्रदेश का बाहर का निवेशक आएगा तो उसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसको रिटर्न्स अच्छे दिखेंगे, जहाँ बिल्कुल, उसको लेबर ठीक मिलेगी, जी, जहाँ उसको लैंड सस्ता मिलेगा, सारी पॉलिसीज़ फेवरेबल रहेंगी। जबलपुर के केस में दुर्भाग्यजनक पहलू ये है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के एजेंडा में, प्रायोरिटी में हम लोग नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आए हैं। आज सब तरफ इतना हल्ला मचाने के बाद, 25 26 27 साल के बाद में कुछ शायद आशा की किरण दिखाई दे रही है कि स्टेट गवर्नमेंट अब थोड़ा सा देखना शुरू किया है इस तरफ। लेकिन तब भी अगर हम लोग बात करें कि 5,000 10,000 करोड़ की ह्यूज मल्टी मिलियन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, जी, तो वो हमारे शहर में आज भी एक भी नहीं है। जी, बिल्कुल। यानी जबलपुर शुरू से उपेक्षित रहा जी। है। बिल्कुल। क्या वजह है कि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी इसके पहले कि जबलपुर के आर्थिक विकास के लिए आपने क्या कदम उठाए? देखिए, सबने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। जी, अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी संस्था के साथ में बहुत तरह के इवेंट्स, ट्रेड प्रमोशन, इंडस्ट्री जी, प्रमोशन, जी, इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रेड फेयर्स करना, एग्जीबिशंस, एक्सपोज, बहुत हम लोगों ने मेहनत की इसमें, जी, और ताकि जबलपुर एक राष्ट्रीय मानचित्र पे स्थापित हो सके। जी, हमारे शहर में मार्केटिंग का एक अभाव रहा है। जबलपुर की मार्केटिंग जो होती है वो प्रॉपरली हो नहीं पाती है, इस कारण में भी उद्योग यहाँ नहीं आ पाते हैं। जी, लेकिन हमारे इवेंट्स और प्रोग्राम्स इतने सारे हम लोगों ने किए हैं कि एटलीस्ट हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्वरोजगार की एक अलग जो है वो हम शहर में जला पाए। जी, आज माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस भी हमारे एफर्ट्स की वजह से बहुत सारे बड़े तबके में आ चुके हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। जी। और अब वक़्त हो चला है एक छोटी-सी ब्रेक का। अभी हाज़िर होते हैं ब्रेक के बाद। हुँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बातचीत का सिलसिला फिर से एक बार शुरू करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सेंट्रल वर्कर एजुकेशन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मेंबर होने के नाते आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा एक मिशन है पूरे देश में, जी, कि बेरोज़गार की जो दर है वो उसको कम करना। और ये आज चिंताजनक विषय इसलिए हो गया है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट की जॉब्स बहुत कम हैं, और प्राइवेट सेक्टर में स्किल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों तबके के लिए हमें ऐसा मैन पावर तैयार करना है जी, जो कि स्किल्ड हो, और जिसको प्राइवेट सेक्टर के नीड के हिसाब से हम लोग नर्चर कर सकें, उसको तराश सकें। जी, तो ये डिपार्टमेंट का जो इनिशिएटिव है, इसमें हमारे पूरे देश में ये विभाग जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और आज बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ पोर्टल्स में सबके डेटा दर्ज किए जाते हैं। जी, आज जबलपुर में बैठे किसी व्यक्ति को
यूपी या बिहार से किसी मैन पावर को लेना है तो बहुत ईजी हो चुका है। हम ऑनलाइन रजिस्टर करके वो मैन पावर से बात करके उनको अपने यहाँ एनरोल कर सकते हैं। तो देश में आज इस सिस्टम की बहुत आवश्यकता है और निस्संदेह ये पोर्टल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो इसमें आपने जिक्र किया, वो मिनिस्ट्री द्वारा जो संचालित होता है। जी। आप एयरपोर्ट यूजर्स कमेटी के मेंबर हैं, तो ये कमेटी किस तरह काम करती है? यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी का काम ये होता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को ग्राहक सेवाओं के लिए समय समय पर उनको अच्छे अच्छे सुझाव, सार्थक सुझाव दिए जाएं। जी। जहाँ कमियां हैं उनको बताया जाए, दूर करने का प्रयास किया जाए। चाहे बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हों, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे जी। ग्राहक के लिए वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात हो, चाहे प्राइजेस की बात हो, जो वहाँ पे सामान बिकता है, जो खाने पीने की वस्तुएं सेल की जाती है उनकी बात हो। तो उससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम टू टाइम अगर ये मीटिंग होती है तो उसमें जी। पुटअप किया जाता है, और ताकि ग्राहक की सेवाओं में बेहतरी किस तरह से हो सके उस पर ये कमेटी काम करती है। जी। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा अलग है कि आप हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी के में आप मेंबर हैं, तो इस नाते आप किस तरह, ये कमेटी किस तरह काम करती है? अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट कि हॉस्पिटल्स में तो बहुत सारे विषय रहते हैं, बहुत तरह तरह के बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। मरीजों की सुरक्षा है, उनकी देखभाल है, उनका ट्रीटमेंट है। जी। फिर हॉस्पिटल का अपना ओन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से ठीक करना है, बिल्डिंग पुरानी हो चुकी हैं, नई कैसी बनेंगी, कहाँ रिनोवेशन होगा, बजट क्या है, बजट कैसे एलोकेट होगा, स्टेट से क्या फंड आना है, सेंटर से क्या फंड आना है। तो ये तमाम ऐसे विषय होते हैं, मैन पावर इतना सारा है, जी। उनकी भी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। तो ये सारी कमिटीज़ में बैठ के टाइम टू टाइम बहुत सारे विषयों पे इस तरह के जो होते हैं, जी। उसमें हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं और उसका एक सलूशन अथॉरिटीज़ को देते हैं। जी। अथॉरिटीज़ को वो चीज़ फिर आगे फर्दर पास ऑन करते हैं, चाहे वो भोपाल लेवल पे हो, चाहे वो देश के केंद्रीय लेवल पे हो, और उससे फिर वहाँ की उनको जो सहायता उस पर्टिकुलर विषय को करने में चाहिए, वहाँ से प्रोवाइड की जाती है। क्या जैसे कभी किसी पेशेंट की या मरीजों की कोई कंप्लेंट होती है, उसके लिए भी आप? बहुत सारे विषय हैं, ऐसे बहुत सारे जी। एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि रात को भी, आधी रात को भी कभी ऐसी चीज़ आती है तो हम लोग, और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत तत्पर रहते हैं सेवा देने के लिए। उनको भी लगता है कि कोई अगर रात को, आधी रात को फ़ोन कर रहा है तो यानी कोई बहुत तकलीफ़ में होगा, तब तो जी। उनसे कांटेक्ट करने की प्रयास कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर्स भी, पूरे स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट अपना आउटपुट दे सकें। जी। आपको क्या लगता है जबलपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़े उद्योगों को आकर्षित करने में अ, पर्याप्त है या नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का आज उस शेप में अब धीरे धीरे टर्न हो रहा है। जी। अभी तक अगर हम लोग 5 साल पहले की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे इंडस्ट्रियल एरियाज जो हमारे हैं वो नए वाले जो थे अब वो तो बहुत अच्छे बन गए हैं। जी। 5 साल पहले की हालत बहुत दूसरे तरह के थे। आज लेकिन सबसे अहम विषय ये है कि बड़े उद्योग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेटर हो रहा है। जबलपुर को आज भी एक बहुत अच्छे मार्केटिंग प्लान की आवश्यकता है। हम जैसे एक दुकान होती है, आप दुकान में आपने अगर बहुत सारा एक अपना सामान रख लिया, बहुत सारी वस्तुएं वहाँ डिस्प्ले पे रख दी, लेकिन यदि वो दुकान का प्रचार प्रसार नहीं होगा जी। तो उस दुकान में ग्राहक नहीं आएगा। तो आज यही ज़माना है कि हमें देश के अंदर में जबलपुर को आगे बढ़ना है, प्रदेश को आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी मार्केटिंग स्वयं करनी होगी। चाहे इसके लिए जो सरकार सत्ता में हो वो करे, चाहे चैम्बर्स करें, चाहे आम जनता करें, जनप्रतिनिधि करें, पर कंबाइंड एफर्ट जब तक नहीं होगा जी। तब तक ये मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जबलपुर आज पहचान बनाने में उतना आगे नहीं है जितना अन्य प्रदेशों के छोटे छोटे शहर से आगे निकल रहे हैं। जी। ये बताइए कि प्रदेश और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उनसे वास्तविक रूप से कितना लाभ हम ले पा रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा स्लो हैं। जी। आज देखा जाए तो कोई भी नई नीति अगर केंद्र शासन लॉन्च करती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेड प्रमोशन की हो या अन्य किसी और विषय पे हो, देखा जाता है कि साउथ इंडिया के हमारे जो प्रदेश हैं वो बहुत आगे बढ़ के उन योजनाओं को लेते हैं, टाइमली कंप्लीट करते हैं और फर्दर और भी फंड लेके आते हैं। जी। हमारे यहाँ पे आज चाहे हम बोलें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारी लाइजनिंग, हमारे उस मिनिस्ट्री के साथ हमारी लाइजनिंग,
हमारे जो नीड है उसके अनुसार हम अपनी रिपोर्ट टाइमली भेजें। इसमें हम लोग बहुत अभी स्लो है, काम करने की बहुत आवश्यकता है। नीतियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, कोई सरकार खराब काम करना नहीं चाहती, नीति अच्छी बनती हैं, लेकिन दोहन हम किस तरह से कर सकते हैं, टाइम फ्रेम में हम उस योजना को कंप्लीट करके अगली योजना में पहुँचें, इसके लिए विजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं हम लोग लैक करते हैं। जी। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जी। इसका। जहाँ हम समग्र विकास की बात करते हैं तो हमारा स्टेट दूसरे स्टेट से कैसे पिछड़ा हुआ है, क्यों पिछड़ा हुआ है? क्या हम नीतियों का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा और मार्मिक प्रश्न है ये। जब हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं पूरे देश में, और पूरे देश की जीडीपी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश भी नेचुरली उसका हिस्सा है। लेकिन आज हम कृषि के जो हमारा जो एग्रीकल्चर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें हम देश में हाईएस्ट हैं। हमारा गेहूं, हमारा चावल, हमारे सब्जियां, जी। हमारे दालें बहुत अग्रणी स्तर पे काम अपना देश में नाम अपना कर रही हैं। जी। बात सिर्फ यही आ रही है कि एग्रीकल्चरली हम रिच हैं, लेकिन आज हमारे स्टेट में मध्य प्रदेश की अगर हम लोग हालात की बात करें, तो अब हम लोग पहले एक जो एक बहुत बड़े स्तर पे सोचते थे, आज वो सोच आज हम क्रिएट कर पा रहे हैं। जी। आज क्यों एक इंडस्ट्रियलिस्ट गुजरात या महाराष्ट्र या तमिलनाडु में इन्वेस्ट करना बेहतर समझता है। आज सेमीकंडक्टर की बात हो रही है तो इतनी बड़ी कंपनी जो ताइवान की आ रही है वो बेलारी कर्नाटका में इन्वेस्ट करने जा रही है। जी। चाहे इसलिए एक और बड़ा रीज़न ये है कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे जनप्रतिनिधि इस चीज़ में आगे होने चाहिए, अग्रेशन होना चाहिए कि ऐसे कोई भी कंपनीज आती हैं, कोई निवेश की बात भी सोच रहा है, उस सही मौके पे हम उसको तक पहुँचें और उससे बात करके हम उसको कन्विंस करें कि ये इंडस्ट्री आप मध्य प्रदेश में लगाएं। एमपी में आज अगेन जबलपुर जैसे हालात पूरी स्टेट की भी है कि हम अपने आप को बहुत बड़े व्यापक स्तर पे प्रसिद्धि दिलाने में या मार्केटिंग करने में उतना सक्षम नहीं साबित हो पा रहे हैं। जी। इन्वेस्टर मीट हम साल में 2 साल में एक बार करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर मीट जैसे आयोजन प्रोग्राम टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। हम हमें खबर में खबर में हमें रहना चाहिए, रहना चाहिए। हमें मेन स्ट्रीम से अलग नहीं होना चाहिए। शायद स्टेट में ये चीज़ की कमी है मध्य प्रदेश में। जी। जैसे कि आपने एग्रीकल्चर की बात की है तो मैं वहीं से एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ कि वर्मी कंपोस्ट काफ़ी लोकप्रिय है आजकल। जी। तो ये कितना कारगर है? क्या वाक़ई खेती के लिए अगर हम फर्टिलाइज़र्स का ना यूज़ करें तो केवल वर्मी कंपोस्ट के द्वारा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? ये जैसे आप बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, जी। और हम हॉर्टिकल्चर में तरह तरह के हमारे सब्जियां आती हैं, बहुत तरह के हमारे उद्यानिकी हो गया, जी। ये सब चीज़ों में बहुत कारगर है। जी। जी। किसान देखिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स बहुत उपयोग करता है। जी। वर्मी कंपोस्ट हो या ऑर्गेनिक कोई मैन्योर फर्टिलाइज़र हो, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस उसका रहता है, जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्दी होता है, हाइजीनिक होता है। बिल्कुल। तो आज अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम बहुत सारी बात कर रहे हैं कि बीमारियों की जड़ एक हमारा खान पान भी हो सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल। एडल्ट्रेशन है, खाने पीने में बहुत सारा के जो हमारी गुणवत्ता या न्यूट्रिएंट्स उनकी कमी होना भी है, जी। जी। केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूसेज भी हमारे हेल्थ को लेके बहुत नुकसान करता है। बिल्कुल। तो आज इस तरह के जैविक खाद के प्रति एक रुझान तो बढ़ रहा है। बिल्कुल। और शायद घरों में भी जो किचन गार्डन्स हैं, किसी की छत पे होगा, किसी के अपने कंपाउंड में होगा, जी। उन जो अपने किचन गार्डन्स हैं उससे वो शुरुआत होनी चाहिए। मुझे तो इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। हम लोग भी काफ़ी बड़े स्केल में आज इस काम को कर रहे हैं, और बाहर भी जा रहे हैं, हम लोग बल्क में सप्लाई भी कर रहे हैं। तो जो बल्क में हम सप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि अन्य प्रदेश भी इसमें, वहाँ की जनता भी जो है वो चाह रही है कि वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब करे, इस चीज़ को ग्रहण करे। तो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट एज फार एज वर्मी कंपोस्ट इज कंसर्न। जी, बिल्कुल। और सबकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मेरा सवाल एक यहाँ मन में आ रहा है कि आप जब हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी हैं, तो ये इतनी कॉस्टली क्यों होती है? जबकि इसमें तो फर्टिलाइज़र भी नहीं लग रहे हैं, तो क्यों ये अंतर? देखिए ये सिर्फ एक मिथ है कि महंगी है। ये आज इसका प्राइस जो है बहुत कम हो चुका है, सबकी रेंज में है। पहले ये चीज़ें ऐसी होती थी कि रॉ मटेरियल हमारा महंगा होता था,
जैसे वर्मी कंपोस्ट की बात करें, जो वर्म्स होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, तो उसमें भी कई ब्रीड्स, कई वेराइटीज़ होती हैं। अगर हम लोग जैसे ऑस्ट्रेलियन वर्म यूज़ कर रहे हैं, इम्पोर्टेड वर्म यूज़ कर रहे हैं, तो कॉस्ट हमारी थोड़ी ज़्यादा होगी। वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन वो तो ज़्यादा होगी। लेकिन इसके लिए ना जो प्रोडक्शन है, जी। प्रोडक्शन की साइकिल थोड़ी स्लो होती है। तो वो आज बनने में अगर 3 महीना से 2.5 से 3 महीना एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है, जी। तो वो हमारा एक कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। लेकिन आज भी इतने समय के बाद, शुरू शुरू में वर्मी कंपोस्ट के, जैविक खाद के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते थे। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत कम होना शुरू हो गए हैं। शायद इसका एक और कारण है कि कई लोग इसमें अब एंटर कर रहे हैं इस सेगमेंट में, अपना अपना एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो जी। शायद उसका भी कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। जबलपुर कटनी पूरा बेल्ट हमारा मिनरल्स के मामले में काफ़ी रिच है। आगे इस इंडस्ट्री में और क्या स्कोप जबलपुर और कटनी में एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम इस बेल्ट में देखी गई है। है? जी। खनिज में हम बहुत रिच हैं, नो डाउट। और लेकिन सरकार ने कभी भी इसको इस तरह से डील नहीं किया कि आप हमारे यहाँ पे कोई माइनिंग करेंगे, उत्खनन करेंगे, जी। और उस उत्खनन के बाद में वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे। आज ये हो गई हालत कि कटनी का जो मार्बल इतना अच्छे से मार्केटिंग की गई उसकी, इटालियन मार्बल के तौर पे उसके शेड्स को बेचा जा रहा था, तो आज वो कहाँ है? धीरे 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 लुप्त होता जा रहा है। क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमने माइनिंग लीज किसी को दी, वो माइनिंग करे, लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं करे। वैल्यू एडिशन का मतलब यही उसका यूनिट होना चाहिए, सारा कटिंग पॉलिशिंग यूनिट सब कुछ यही होना चाहिए, जी। स्थानीय लोग को रोजगार मिले। आज वो अगर हमारा उत्खनन करके हम अगर अपना पूरा मिनरल को या मार्बल को हम किसी अन्य प्रदेश में ले जाएं, वहाँ जाके वैल्यूडेशन करते हैं, तो रेवेन्यू उस सरकार की बढ़ती है, रोजगार उनको मिलता है। बिल्कुल। हमारा शहर में तो हमने सीधे कुछ भी नहीं पाया, सिर्फ रॉयल्टी मिलती है सरकार को। तो सरकार को अपनी नीति में इसमें परिवर्तन करना चाहिए। समय समय पर इसमें बहुत सुझाव हम लोगों ने सरकार को पेश किए हैं जी। कि वैल्यूडेशन जो करे उसको आप लाइसेंस दीजिए और उसको टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। जो वैल्यूडेशन नहीं करना चाहता उसको कतई लाइसेंस देने की आवश्यकता या नहीं है। तो अगर ये प्रक्रिया जारी रहेगी, तो इस तरह से ये हम जो एक बहुत बड़े स्तर पे सोच रहे थे माइनिंग इंडस्ट्री इस तरह जी। से इस क्षेत्र में ग्रो करेगी, तो कहीं ना कहीं रुकावट उसमें आ रही है। अगर कटनी को आगे बढ़ना है, जो कि कटनी बढ़ेगा, जबलपुर भी बढ़ेगा, तो हमें ना अपनी नीतियों में कुछ मेजर चेंजेस करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आप हेल्थ केयर सेक्टर से भी जुड़े हैं, तो क्या नई टेक्निक्स आजकल यूज़ की जा रही हैं? सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि एजुकेशन और हेल्थ में क्रांति आई है पूरे वर्ल्ड जी। वाइड। और इस तरह के डायग्नोस्टिक्स में टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस, आप सोच नहीं सकते, छोटी छोटी चीज़ भी आज जो आपके दिमाग में आ रही होगी कहीं ना कहीं से, वो भी आप देखेंगे, पाएंगे कि वो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी कंट्री में बन रही होगी। जी। और आजकल पेनलेस और बहुत कम समय में सर्जरीज करना हो या इन्वेस्टिगेशन करना हो, उनकी रिपोर्ट्स जनरेट करना हो, ये एक ट्रेंड हो गया है, नीड भी है। आजकल बहुत लंबी प्रक्रिया के जटिल ऑपरेशन जैसे माने जाते थे, ग्रेजुअली आप देख रहे हो कि वो कॉमन होने लगा है। हमारे शहर में जहाँ पे भी एक समय था ऐसा कि हार्ट सर्जरीज नहीं होती थी, जी। आज हमारे शहर में शायद 12-15 कैथ लैब्स होंगे, जहाँ पे आप बाईपास हो सकता है, एंजियोग्राफीज होती हैं। तो ये एडवांसमेंट जो हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में, चूँकि ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, तो इसका लाभ सभी डायग्नोस्टिक सेंटर्स को मिल रहा है। और एक अच्छी चीज़ इसमें ये देखने में आई है कि प्राइजेस भी, जो इसकी कॉस्ट है वो गिरी है। प्राइजेस एक उपभोक्ता के लिए बोले, एक मरीज के लिए बोले, तो उसकी बजट में भी आने लगा है। पहले इसके प्राइसेस भी हाई होते थे, अब इन्वेस्टिगेशन के प्राइसेस भी ड्रास्टिकली धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। इसके लिए शायद गवर्नमेंट की नीति बहुत सपोर्टिव रही है, इसके कारण से ये हो सकता है। जी। फूड इंडस्ट्री में भी आप अच्छा खासा दखल रखते हैं, तो आने वाले समय में क्या चेंजेस देखते हैं आप? देखिए, फूड सेक्टर जो है, ये इसको दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक सेक्टर ये है कि हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें, जी। तो जबलपुर में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल, हमारा जो मटर है, जिसका हम लोगों ने आज जबलपुरी मटर के तौर पे इसकी ब्रांडिंग की गई है, तो मटर हमारा ये बहुत बड़ा यूएसपी है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जबलपुर ऑप्टेड में जो हमारा ओडीओपी है, वो मटर है। तो हमारा मटर पूरे इंडिया में जा रहा है, इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है।
तो इस बड़े रॉ मटेरियल बेस को ध्यान में रखते साथ साथ शुगर केन, गन्ना है, टमाटर भी है, अन्य और सब्जियां भी हो रही हैं। तो इसका एक टोटल इन ऑल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हम लोगों ने बहुत समय से इसकी मांग भी रखी है। और लास्ट जब मेरा इंटरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ था, तो इसमें हम लोगों ने इस बात को रखा था कि जबलपुर में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना भी होनी चाहिए। सेकेंडली, अब आप देखेंगे कि इतने सारे रेस्टोरेंट्स शहर में खुल रहे हैं, इतने होटल्स खुल रहे हैं, कैफ़ेज़ खुल रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये बता रहा है कि खान पान की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसमें स्किल मैन पावर की आज आवश्यकता बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जो कि हमें देखना होगा कि इतने सारे कैफ़ेज़, इतने रेस्टोरेंट खुलने के बाद में एक्चुअली जो शेफ़ या कुक या हेल्पर होता है उसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी क्रिएट करने होंगे। तो आज ऑनलाइन फूड डिलीवरी की वजह से घरों में भी शायद हफ्ते में 2 एक बार सबके घरों में ऑनलाइन फूड आ जाता है, या बहुत से लोग हफ्ते में 1 2 बार डाइनिंग बाहर करते हैं। तो इट इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड और ये एक शहर की इकोनॉमी को ग्रो कराने में सहायक सिद्ध हो रहा है। जी। अब हमें आप ये बताइए कि आपका विजन क्या है? अगले कुछ सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं तो एक इस प्यारे से शहर का एक नागरिक हूँ और जिसने हमेशा ये सोचा है, सपना देखा है कि हमारा शहर बहुत इसकी गिनती कम से कम भारत के एटलीस्ट पहले 20 शहरों में तो हो। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं शहर को लेकर, लेकिन ये है कि जब हम लोग भी पढ़ के यहाँ से बाहर जा सकते थे तो हम लोगों ने सोचा कि जबलपुर में आके ही अपना खुद का व्यवसाय आरंभ करेंगे और इस शहर के विकास में कंधे से कंधा मिला के इसको साकार सपने को करेंगे। लेकिन लगता है पीछे मुड़ के देखो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रह गई हैं, बहुत सारे ऐसे मौके थे जो कि मिल सकते थे शहर के ग्रोथ के लिए, वो मिल नहीं पाए। तो ये भविष्य में अब आने वाली जो जनरेशन है जो कि बाहर जा रही है, उसको यहाँ रोकने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छे एवेन्यूज़ क्रिएट करने की आवश्यकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले कर सकता है वो है एजुकेशन और इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत बड़े तादाद में यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की आवश्यकता है। इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास मिलकर करना चाहिए। जबलपुर को हम उसकी खोई हुई अस्मिता पुनः दिला पाएँ। जैसे हमारा शहर मध्य प्रदेश के टॉप फर्स्ट 2 सिटीज़ में से फिगर करता था, आज हम उस स्टेज में पहुँच जाएँ अगर, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम इतने वेल कनेक्टेड हैं आपस में, नागपुर से, भोपाल से, रायपुर से इतने वेल कनेक्टेड हैं। देश का दिल है, देश का दिल है, लेकिन अगर वो दिल अच्छे से नहीं धड़केगा तो उसमें एक लोगों को तकलीफ होती है कि हम इतने बड़े दायरे में बैठे हुए हैं तब भी हमारे पास में उनकी कुछ जो कमियां हैं उसको दूर कैसे हो। तो आज इसका एक ना इकोनॉमिक ग्रोथ का सच में एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, 5 साल का, 10 साल का आगे का, कि शहर को हम कैसे देखते हैं। और जो हमारे नगर निगम के हमारे महापौर हो या हमारे विधायक हो, सबके साथ बैठ के एक विजन पे चर्चा होनी चाहिए। उस विजन में आप भी हैं, मैं भी हूँ, सभी सम्मिलित हैं, क्योंकि हम इस प्यारे से शहर के नागरिक हैं। हम अपने विजन के साथ शेयर करें कि आपको हमने वोट दे के आगे जिताया है, तो आप ये हमारे विजन के अनुसार इसमें कार्य करें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत असंभव काम नहीं है। अगर सब लोग मिल के तय मन से इस बात में प्रण करके दृढ़ निश्चय के साथ इसको सोचेंगे तो निस्संदेह जबलपुर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। चलते चलते आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा युवाओं से आज एक मेरा बहुत मार्मिक एक अनुरोध है, निवेदन है जी। कि आप कुछ भी करें, यानी कि आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो बिज़नेस करें, आप जॉब करने की सोच रहे हैं तो जॉब भी करें, लेकिन अपनी शिक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। क्वालिटी एजुकेशन जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपके करियर में वो ग्रोथ नहीं आएगी। आज कुछ छोटा सा काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ग्रोथ भी उतनी तेज़ी से नहीं आती यदि आप शिक्षित नहीं होंगे। तो अपने एजुकेशन लेवल को बहुत वैल्यू को समझिए। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। आज हर मोबाइल पे आपको दिखता है कि स्क्रीन टाइम कितना आपने यूज़ किया है। वो स्क्रीन टाइम कुछ किसी किसी के बच्चों के पास तो 8-8 10-10 घंटे पर डे का हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे समाज में, इसको दूर करने की आवश्यकता है। हमें अपने को फोकस रहना होगा कि हम एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, बेस्ट ऑफ एजुकेशन ग्रहण करें
उसके बाद आप भले बिजनेस करें, आपको जॉब तो अच्छी मिल ही जाएगी, खुद को कोई काम करना भी चाहेंगे तो उसके लिए स्काई इज़ द लिमिट। तो युवाओं से एक मेरी अनुरोध है कि करियर को बहुत सीरियसली लें। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्नता हुई। थैंक यू सो मच। जी, तो हम बात कर रहे थे हिमांशु खरे जी से, जिन्होंने युवाओं को और अपने करियर को किस तरह आगे बढ़ा जाए और किस तरह, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिज़नेस करें, उसकी बारीकियाँ हमें बताई हैं और किस तरह बताया है कि आप अपने बिज़नेस को किस ऊँचाइयों पर लेके जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इससे लाभ ज़रूर उठाया होगा। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।